हेलो बच्चों, फ्रिक्शन के लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। हो रहे 3 है। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा? तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े। उसके बाद हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे। आज थर्ड लेक्चर है, इसमें भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं जरा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखते जाना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है? m1, और इसका मास कितना है? m2। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली पड़ा है बच्चों, इधर चलेगा। तो हमें क्वेश्चन आ जाए कि मैंने केवल फोर्स इस पे लगाया है, तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसी के साथ चलेगा? हल क्यों नहीं आया बेटे? हल थोड़ा तो आ जाता, थोड़ी ठीक नहीं थी तो। हाइट कैमरे से ऊपर जा रही है, कम करवानी पड़ेगी, कसना पड़ेगा बेटा तुझे। मेरा सवाल सुन रहे हो बच्चों, क्या कहना चाह कि अगर मैंने नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो क्या ऊपर वाला भी ऑब्जेक्ट चलेगा क्या साथ में? क्या लगता है, बताओ बच्चों। चलना चाहिए, ट्राई करके देख। ठीक है, ट्राई करने के लिए मुझे चाहिए रबड़, शार्पनर दे दो, शार्पनर। शार्पनर के साथ मुझे कुछ एक प्लास्टिक इक्विपमेंट मिलेगा, बॉक्स टाइप का, किसी क्या तो। हाँ ये चलेगा, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है, यहाँ कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा? मार्केटिंग। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स देता हूँ तो क्या ऊपर वाला भी इसी के साथ जा रहा है क्या? और मैं चाहूं कि साथ ना जाए तो कैसे हो सकता? कैसे? वो तो इम्पैक्ट हो गया, मेरे को तो फोर्स की बात करनी है। ये तो इम्पल्स हो गया, इम्पैक्ट मतलब इम्पल्स, इम्पल्स होता है शॉर्ट टाइम पीरियड में लगाया गया फोर्स। तो फिर भी चलो मैं फोर्स लगाता हूँ, लगाया तो ये इसी के साथ जा रहा है क्या? आगे बताओ। नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है बताओ। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, मैंने इसमें फोर्स लगाया, पोजीशन देख रहे हो क्या? शार्पनर की पोजीशन क्या हो रही है? हो रही है नहीं हो रही? तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला भी नीचे वाले के साथ जाएगा। चलो फिर भी हम देख पा रहे हैं कि जा तो रहा है। तो जाने का कारण क्या है? ये जा कैसे सकता है? करना पड़ेगा है? इनके बीच में क्या है? इंटरलॉकिंग फोर्स बन चुका। क्या बन चुका है बच्चों? फ्रिक्शन की वजह से। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये यही रुक जाएगा और यही आगे जाएगा बच्चों। अगर इसे भी इसके साथ लेके जाना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए इसके साथ के लिए? बोलो, समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? का मतलब ये हो गया है कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, इसकी, तो ये किस पे रहेगा? रेस्ट पे। और ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। जबकि फ्रिक्शन के साथ में बोथ बॉडी मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। कहिए क्या? दोनों जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। मुझे क्या बनाना पड़ेगा इन दोनों का बताओ? एफबीडी। सोचो जरा, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है? लेकिन इसे रोक कौन रहा है? इस कौन सा फ्रिक्शन? नीचे वाला फ्रिक्शन या उस ऑब्जेक्ट वाला फ्रिक्शन? नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। देखो यहाँ मैंने म्यू लगा रखा है क्या? जब मैंने यहाँ म्यू शो नहीं कर रहा, मैंने बताया ना तुम्हें,
क्वेश्चन फ्रिक्शन का है, पता कैसे चलेगा? जब तुम्हें एरो बना के उस सरफेस की तरफ डायरेक्टेड करके बताएगा कि दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब इसको नीचे वाली सरफेस तो नहीं रोक रही है, लेकिन कौन रोक रहा है? समझ गए? इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स। अब सुनना, मुझे ये बताओ कि ये M1 है और ये M2 है, तो M2 को तो F आगे ले जा रहा है, M1 को आगे कौन लेके जा रहा है? सुनना, अपन ने अभी भी एक एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया। मैंने फोर्स लगाया तो शार्पनर उसी पॉइंट पे रह गया, लेकिन नीचे वाला ऑब्जेक्ट आगे खसक गया। इसका मतलब शार्पनर और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं था। लेकिन अगर पूरा फ्रिक्शन होता, दोनों एक दूसरे से चिपके होते, तो नीचे वाले पे फोर्स लगाता तो ऊपर वाला भी हिल रहा था, जाता। इसका मतलब इसे आगे कौन लेके जा रहा है? M1 को F फोर्स ले जा रहा है या फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ चलेगा या इस फोर्स की वजह से लगेगा? क्या लगता है? फ्रिक्शन की वजह से। विदाउट फ्रिक्शन कांट इवन मूव, ये रेस्ट पे ही रहेगा। फ्रिक्शन है तो जीवन है, मतलब जल है तो जीवन होता है वैसे तो। फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रहा है। तो बताओ, इसको आगे की तरफ जो ले जा रहा है फोर्स, वो कौन है? बोला। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? दोनों पे इक्वेशन शो कर रहा हूँ बच्चों। इसकी बनाते हैं पहले। F इज इक्वल टू F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M2A। क्या कहते हो बच्चों? इसको आगे कौन ले जा रहा है? इसकी इक्वेशन बनाओ। फ्रिक्शन फोर्स आगे ले जा रहा है M में, हाँ या ना? तुम्हें चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, बताओ बच्चों फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स चाहिए ना? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अब बताओ ये एन का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स। क्या होता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बताओ ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये M1 की वजह से लूंगा या M2 की वजह से? फ्रिक्शन केवल इन दोनों के बीच में है, तो ऊपर वाला ही आएगा M1G, और यही इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो बताओ एन की वैल्यू क्या आ चुकी है? उठा के कहाँ रख दूंगा? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू M1G। इन दोनों की वैल्यू वहां रख दो। तो इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ पहले। ऊपर वाली 2 है बच्चों, या ऊपर वाली को मानो 1 और नीचे वाली को क्या मानो? 2। तो पहले किस में रखता हूँ? इक्वेशन 1 क्या है? F, सॉरी, F R इज इक्वल टू म्यू M G। जो रखना है मुझे, किस में रखना है? ये M G मतलब M1G है ना, के बराबर कर देता हूँ। M1 A के रख दो इधर वैल्यू। म्यू M1G इज इक्वल टू M1A। ये इससे कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? म्यू जी। क्या आएगा बच्चों? और सुनो, एक्सेलरेशन आ गया है तो उठा के कहाँ रख दूं? क्वेश्चन नंबर 2 में। F माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है? पहले इक्वेशन लिख देता हूँ ना। फ्रिक्शन बराबर, तो यहाँ पर A की वैल्यू रख दूं बच्चों। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू M1G बराबर M2 इंटू, ये दोनों वहां ले जाओ। तो बताओ फोर्स कितना आ जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों मैं फोर्स, म्यू M1G प्लस म्यू 2G। म्यू जी कॉमन, क्या बचेगा? अगर इसमें इसका डिवाइड कर दो तो F बराबर क्या आना चाहिए? बराबर में क्या मिल रहा है? म्यू जी। अब बताओ फोर्स अपॉन टोटल मास का मतलब क्या होता था? याद करो बच्चों, फोर्स अपॉन टोटल मास एक्सेलरेशन। और बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं पहले ही ड्राइव कर चुका हूँ। कंसेप्ट क्लियर है? फ्रिक्शन के स्पेशल क्वेश्चंस कहलाते हैं। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो दोनों ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन से चलाने के लिए उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होना जरूरी है। जिससे क्या होता है, दिवाली की सफाई में ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं। जैसे फ्रिज के ऊपर ओवन पड़ा है,
तो तुम ओवन को नीचे उतार के फिर फ्रिज खसकाते हो या दोनों साथ में ही चलो? क्या करते हो? साथ में ही चलते हो? या तो तुम्हें किसी को बोलना पकड़ता हो तू ऊपर से पकड़ के रख, बाकी मैं धक्का देता हूँ, पता चला दोनों ही गिर गए। फ्रिक्शन हर जगह पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन है तो नीचे वाले को धक्का दो, ऊपर वाला जाएगा। मेरा दूसरा केस सुनना बच्चों, जो होने वाला है। सेकंड केस मेरा ये है, समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? ठीक है। सेकंड केस मेरा ये है, वही मैंने क्या बनाया बच्चों, दोनों का भी ऑब्जेक्ट, दोनों का मास कितना है बच्चों, 1m2। फ्रिक्शन आ रहा कोफिशिएंट का म्यू, फोर्स केवल किस पे लगाया है? तो क्या लगता है ऊपर पे फोर्स लगाऊंगा तो नीचे वाला भी चलेगा क्या लगता है बच्चों? है हाँ या ना? ना? श्योर हो? पक्का? 100%? सर इतना कंफ्यूज, चलो ठीक है। फिर से इसी को उठाते हो। चिकनी कॉपी है किसी के पास, पन्नी चढ़ी हो जिस पे बिल्कुल एकदम? हम्म, ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। सही है, सब सही है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ऊपर वाले को फोर्स लगाऊंगा तो नीचे वाला भी इसके साथ जाएगा, ये पूछना है ना अपने को। तो क्या लगता है जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। क्यों? इनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, ये भी पन्नी है और इसके ऊपर भी पन्नी है। फ्रिक्शन बनाऊं इनके बीच में? कैसे बना सकता हूँ? देखिए ना बेटा वो पेपर, टेस्ट कॉपीज, टेस्ट कॉपीज रख दे, एक टेस्ट पेपर लाके इनके बीच में रख दे, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, हाँ एक। दिख रहा है क्या? टेस्ट पेपर रख दिया, उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो भी कुछ नहीं होगा, पता है क्यों? नीचे वाली सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा है, इस कार्डबोर्ड में और इस बुक के अंदर। मुझे क्या करना है, नीचे वाली सरफेस में फ्रिक्शन नहीं चाहिए। अगर ये कार्डबोर्ड में फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे वाली सरफेस तो फ्री हो जाती, इन दोनों के बीच में इंटरलॉक हो गया मामला। ऊपर वाले को धक्का दूंगा तो नीचे वाले भी हिलना चाहिए। जैसे पेपर दिख रहा है, पेपर थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पेपर आगे जा रहा है। तो मैं इसका एक और तरीका बता सकता हूँ तुम्हें, अगर मैं लेता हूँ ये, ठीक है, सही है ना? कैमरे में तो नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा, नीचे वाली सरफेस, केवल ऊपर वाले पे फोर्स लगा के भी नीचे वाले को हिलाया जा सकता है, तो जवाब है हाँ, ठीक है। कंडीशन अप्लाई है, ऊपर थोड़ा भारी रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ये देखा, दिमाग लगाया, ऑब्जेक्ट ऊपर वाले को भारी दे दिया, ताकि ताकि क्या हुआ, देख रहे हो विनोद, ऐसे मौके पे चौका मारा जा रहा है। आगे आप समझ में? ने क्या करा कि ऊपर ऑब्जेक्ट भारी रख दिया, क्या अब ऊपर पे फोर्स लगाऊंगा तो नीचे वाले भी इसके साथ जाएगा क्या? जाएगा। वैसे छोटे मोटे पे भी जाता, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन क्या है, 0। अच्छा तुम्हें पता है फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो तुम्हें पता ही होगा बच्चों। दोनों हिलेंगे तो एक्सीलरेशन क्या आना चाहिए? कायदा तो यही कहता है, लेकिन मैं एक्सीलरेशन निकालना चाहूंगा, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा बताओ? एक इसका अलग से, अरे नहीं नहीं, काफी, एक इसका अलग से में, ये क्या है बच्चों, m2 है, ये क्या है, m1 है। फोर्स कितना लगा, F, लेकिन इसे रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और इसे आगे कौन लेके जाएगा? ये तो सही है ना, समझ में आ गया? नीचे कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं है, देखते जाना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका भी एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन है। इक्वेशन बनाओ, F इज इक्वल टू, आगे वाला फोर्स पॉजिटिव, पीछे वाला फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू m1 है। इक्वेशन नंबर F इज इक्वल टू m है, इसकी इक्वेशन लगाओ तो फोर्स फ्रिक्शन की वजह से ही आगे जा रहा है, तो m a इक्वेशन नंबर
2। अब बताओ मुझे निकालना क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, म्यू इंटू एन। एन मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या लिख दूं मैं, अब बताओ एम कौन सा लूं, M1 या M2, ये बताओ बच्चों, एम कौन सा लूं, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, एग्जैक्टली। तो बताओ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 2m1g, अभी भी ऊपर वाला ही है। इसको उठा के कहाँ रख देता हूँ, यहाँ, है ना, ताकि म्यू M1g किसके बराबर आ गया, M2 है। इस बार कट नहीं रहा कुछ, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, मामला चेंज हो गया क्या इस बार, सुनना, एक्सेलरेशन जो है वो पहले क्या था, म्यू जी, अब M1 में M2 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कुछ कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, ये फॉर्मूला कह रहा है। ऑब्वियस बात है, तुम्हें पता है ऊपर वाले को धक्का देंगे तो नीचे वाला चलेगा तो सही, लेकिन वो एक्सेलरेशन नहीं आएगा जो एक्सेलरेशन इस केस में आने वाला है। इसमें तो ये वाली बात हो गई है कि घोड़ा भाग रहा है, घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा हुआ है, तो घुड़सवार के ऊपर घोड़े को बिठा दो, तो घुड़सवार के ऊपर घोड़ा जब बिठाया जाएगा तो वो भी हिम्मत करके सोचेगा कि नहीं, रोज मैं बैठता हूँ, आज इसको बिठा के घुमाते हैं, चलो बताओ, है कि नहीं एक्चुअल, ठीक है। तो ये हुई कहानी हमारी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आ गया तो कहाँ रख दूं बच्चों, यहाँ रख देंगे तो फोर्स, मतलब जरूरत नहीं है अपन को एक्सेलरेशन की बात करनी थी, वो निकल चुका। केस नंबर 2 हुआ। केस 1 में क्या है बच्चों, केस 1 में ये है कि फ्रिक्शन ओनली बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, हाँ या ना, और फोर्स अप्लाई नीचे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, केस 2 में फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बीच में ना, ओनली, प्लस फोर्स अप्लाई कहाँ किया है, ऊपर वाले पे। केस नंबर 3, बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से केस, है दोनों सेम मास, नहीं मास अलग अलग ही है, M1 और, बताओ क्या होना चाहिए अगला केस, इसके फ्रिक्शन को क्या बोल देता हूँ, बोलो समझ में आ गया। केस थर्ड, केस थर्ड को के लिए क्या लिखूंगा बताओ मैं, फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट as well as सरफेस, कौन सी, ग्राउंड सरफेस। पानी की बोतल में पानी है, तुम तो याद दिलाओगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास, ये निकाल, अरे पानी की बोतल बेटा टेपर्ड है, सिलिंड्रिकल नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो करंट दौड़ाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, फ्रिक्शन दोनों में लग रहा है, बट प्लस फोर्स किस पे लगाना चाहोगे बताओ, नीचे या ऊपर, फोर्स अप्लाई नीचे, तो चौथा केस क्या होना चाहिए, वो तो होमवर्क भी दे सकता हूँ ना, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देना, बताओ क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए, क्या बना रहा हूं मैं ये, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या लिखेंगे इधर, M2, इधर कौन है, M1, नीचे क्या है इसके,
इसके नीचे क्या है, तो ये M1 जी इधर भी लगेगा क्या, लेकिन ऊपर कौन है, इसमें ऊपर कौन है, ऊपर N2 है ना, चलो N2 नीचे ले लेते, यहां तक समझ में आया। मैंने अप्लाइड फोर्स किधर लगाया बताओ, नीचे की तरफ, तो फोर्स केवल यहां लग रहा है, तो इसको रोक कौन कौन रहा है, एक तो फ्रिक्शन 2 और एक फ्रिक्शन 1 आया। ऊपर वाली सरफेस का फ्रिक्शन भी रोकेगा, नीचे वाला सरफेस भी रोकेगा। इसे आगे कौन ले जा रहा है, ये F फोर्स ले जाएगा, ये फ्रिक्शन ले जाएगा, हाँ कौन लेके जाएगा इससे, FR1 फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए मुझे, इक्वेशन बनाऊं या फ्रिक्शन पहले निकाल दूं, पहले क्या करूं, फ्रिक्शन निकाल दूं या इक्वेशन पहले बनाऊं, फ्रिक्शन पहले निकाल, फ्रिक्शन निकालने के लिए ये स्पेस ले लूं, सही रहेगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैं निकाल रहा हूं बच्चों फ्रिक्शन फोर्स, वो भी कैसा बताओ, FR1 ऊपर वाला निकाल रहे, फॉर्मूला क्या आएगा, μN1, और FR2 के लिए क्या आ जाएगा, μN2। मैंने कुछ गलत लिखा है, बताओ क्या, ये दोनों चीजों में कुछ तो गलत है, बता दो, बोलो अब आ गया सब। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो अलग अलग हो सकता है, पता चला कि ये कार्टून पड़ा है, उसमें कुछ सामान पड़ा है, और वो कार्टून डामर की सड़क पे पड़ा है, कार्टून के ऊपर कार्टून पड़ा है, कार्टून कार्टून के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी एक कार्टून होगा, तो मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अलग बिहेवियर का होगा, और डामर और कार्टून के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन अलग होगा, तो इसलिए म्यू वन म्यू टू सही है क्या, मुझे इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए बच्चों N1, N1 केवल और केवल किसके बराबर हो जाएगा, जबकि N2 किस किस के बराबर होगा। बच्चों ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कैसे आया, ये अपन पहले ही सीख चुके हैं, नीचे वाले पे बोझ ज्यादा होगा, अपन ने RRR वाली मूवी का एक एग्जांपल भी लिया था, कंधे पे बिठा दिया था रामचरण को भीमा ने, फिर दोनों नाच रहे थे है ना मूवी के अंदर, नाटो 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 नाटो। एन की वैल्यू यहाँ रख दो, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, μ1 M1 G, इसका बता दो μ2 M1G प्लस μ2 M2G। अच्छा लगा, धीरे धीरे फॉर्मूले की डेंसिटी बढ़ रही है, फॉर्मूला का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो, कंसेप्ट वही का वही है, ठीक है। आंखें क्यों जल रही मेरी, रोशनी की वजह से, कैसे पढ़ाता हूँ ना, दिख रहा हूँ मैं, चलो ठीक, हाँ अब सही है यार, इक्वेशन बना रहा हूँ बच्चों ऊपर वाले की, इक्वेशन F इज इक्वल टू, बताओ इसको आगे कौन ले जा रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन M की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताओ ना, F1 की वैल्यू μ1 M1 G बराबर क्या चल रहा है, M1 से M1 कैंसिल, एक्सेलरेशन जो आ जाएगा μ1G, बहुत जल्दी नहीं आ गया, हाँ एक्सेलरेशन कितना आ गया μ1G। अब सुनो, नीचे वाले की इक्वेशन लिख रहे हैं बराबर, आगे कौन ले जा रहा है इसे, फ्रिक्शन नहीं टोटल अप्लाइड फोर्स, पीछे कौन कौन है, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2 बराबर मास कितना है M2, एक्सीलरेशन A, सारी वैल्यू रखो बच्चों, F माइनस F1 की वैल्यू μ1 M1G माइनस μ2 M1G माइनस μ2 M2G बराबर क्या चल रहा है, और सुनो और सुनो और सुनो, A की वैल्यू भी रख दोगे इधर, μ1 M1G माइनस μ2 M1G माइनस μ2 M2G इज इक्वल टू M2 μ1G। अच्छा लग रहा है क्या, बताओ M2 के साथ μ1 जैसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना कहीं पे भी, अरे नहीं दिख रहा है, सबको वहां ले जाओ, सबको
तो क्या क्या दिख रहा है, ये माइनस 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 सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, बस। तो देखना M1 के साथ, M1G के साथ क्या क्या आ रहा है, म्यू 1 प्लस म्यू 2, और ये में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो भी क्या बचेगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2, दोनों से कॉमन क्या आ गया बताओ, और इधर M1 प्लस M2 अच्छा लग रहा है क्या मामला। देखो बच्चे, ये वाला जो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से भी निकाला जा सकता था, इसका भी मैं इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पटक दूं, F बराबर फ्रिक्शन कितना हमारे पास, म्यू M1G प्लस M1, ए की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों में, की वैल्यू नीचे M2 है, फ्रिक्शन में M2 है, फ्रिक्शन में M2 का डिवाइड कर दिया, इधर M2 है, इधर M2, सही तो लिखा है ना मैंने, फ्रिक्शन में M2 आ रहा है, ठीक है चले। अरे यार ये वाला केस नहीं, गलत हो जाएगा, ये नहीं, ये नीचे फोर्स तो ये लगाया ना अपन, तो उसमें भी नीचे ये वाला फोर्स लगाया, मुझे एक्सेलरेशन जो चाहिए था वो सही है क्या, और जैसी एक्सेलरेशन अब फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो कौन सा केस बन जाएगा, केस नंबर 4, वो वाला केस में क्या कर देता हूँ बच्चों, होमवर्क दे देता हूँ, तुम्हें सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल के देना, उसका कर लोगे ना, ऊपर वाले को क्या मान लो M1, इसको क्या मान लो M2, इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू 1 और इसका म्यू 2, देगा क्या, फोर्स कहाँ लग रहा है, केवल ऊपर की तरफ, तो इससे अपन क्या बोलते हैं, केस 4, यहाँ तक समझ में आया क्या, चलो बना के दे ही दो बच्चों, मुझे फ्रिक्शन निकाल के दे ही दो, है ना, मैं वेट कर लेता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और मुझे इसका एक्सेलरेशन निकाल के दे दो कैसे भी करके। कीजिए जल्दी कीजिए बच्चों, बेटा एनसीईआरटी का होमवर्क कर लिया पूरा, कर लेना बेटा, होमवर्क तो चेक करूंगा मैं, ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था, देखना चाहिए था, घर से अभी फोन करके मंगवा ले, क्योंकि अभी आज 20 मिनट क्लास स्टार्ट होने में है। होमवर्क कर लिया तूने, फोटो मंगवा ले, फोटो मंगवा ले, नहीं कितने मारते हो।
देख लो एक बार। क्या है इसका आंसर? बोला है किस? ढंग से देख लो एक बार। स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन पीस। एक बार देख लो, तुम समझ लो। हाँ बोल दो तो आगे चल लूँ। सबसे पहले क्या करा मैंने? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल दिया दोनों के, फिर दोनों का निकाल दिया फ्रिक्शन। इक्वेशन लगाई, इक्वेशन में फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दी। इस वाले में नहीं करता मैं, हमेशा नीचे वाले में करता हूँ, जहां पर कैपिटल एफ ना दिखे। ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छी बात ये होगी कि तुम्हें ये डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाए। 10 किलो 5 किलो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, ऊपर 0.5 नीचे दे दिया 0.75। ठीक है ना? इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं। सवाल है बच्चों जिसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो है थ्योरी। तुम्हें ये बताना है कि जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है हमारे लिए, बताओ क्या है? फ्रिक्शन होना अच्छी बात है या नेगेटिव बात? दोनों है। एक एक करके बताते जाओ। इसका कोई एक तो बताओ तुम मुझे, मेरिट और क्या बताओ, डीमेरिट। कर सकते हो? बताओ फ्रिक्शन की मेरिट कितनी है, मतलब कितने परसेंट मेरिट में आया हो भाई? हम चल पाते हैं, हाँ या ना? तो डीमेरिट भी बता दो। तो कैसे नहीं चल पाएंगे? हाँ या ना? चप्पल घिस जाते चलते चलते। अब ऐसा हुआ कि तुमने बहुत लंबे समय तक एक ही चप्पल चलाई हो, हाँ, तो वो बीच में से उसकी हड्डी भी बाहर निकल जाती है ना, क्या कहते हैं उसे? कनेक्टर है ना, जो चप्पल से बाहर आ जाती है, फिर तुम उसको जबरदस्ती अंदर डालते हो, फिर नीचे से कुछ बांध देते हो। कभी किया तुमने ऐसा? चप्पल टूटी घस गई और आगे से वो निकल जाती है जो अंगूठे वाला सिरा होता है। कभी नहीं किया ऐसा? तुम अमीर हो फिर तो। खेलते थे, चलते चलते भागते भागते चप्पल टूट गई मान लो, तो उसको ढाला अंदर और उसके ऊपर जो पिन आती है ना, सेफ्टी पिन कहते हैं ना उसे, वो बांध के उसको चलाते थे। तो फ्रिक्शन में नुकसान होता था, चप्पल घिस जाते। ठीक है? और बताओ का मेरिट, फ्रिक्शन होना क्यों जरूरी है? फ्रिक्शन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ना, वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है बच्चों, जिसे बोलते हैं, होगा नाम, ब्रेक शू। शू में डबल हो कैसे आ गया? अब सही है। डीमेरिट बता दो। है बच्चों? हाँ, हीट जनरेशन से मशीन क्या हो जाती है बच्चों? वियर एंड टीयर आ जाता है। वियर टीयर मतलब मशीनिंग पार्ट टूट जाता है ना, जैसे चेन स्पॉकेट ही टूट जाए, गियर ट्रांसमिशन में गियर आपस में मैश होते होते घस जाए। तो इसे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, इसके उपाय भी लिख दो यहाँ पर। उपाय ये क्या लिखा है? उपाय दैट इज ऑयलिंग, या फिर क्या कर दो बच्चों, ग्रीसिंग कर दो। इसे कहते क्या है पता है? इसे कहते हैं ल्यूब्रिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूब्रिकेशन के लिए भी पता है क्या आता है बच्चों?
ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं, पता है तुम्हें? मशीन, सिलाई मशीन किस किस को चलानी आती है तुम्हें? पैरों वाली, इतनी इतनी, हाँ। तो जब मशीन खराब होती है ना तो पता चल जाता है चलाने वाले को, कभी धागा फंस जाता है उसमें, कभी क्या हो जाता है। तो मशीन को स्मूथ चलाने के लिए पहले तो उस धागे को निकालो, फिर स्मूथ चलाने के लिए उसके लिए अलग से एक तेल आता है, मशीन का तेल। सरसों के तेल या कोकोनट के ऑयल से अपन सोचे मशीन चल जाएगी, तो नहीं, ऑयल से नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए अलग ऑयलिंग आता है, तो इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। तुमने देखा होगा कि इंजन ऑयल नाम सुना होगा। इंजन ऑयल क्यों डाला जाता है इंजन में? ताकि इंजन जो है वो घस के, कोरोसिव होके या फ्रिक्शन होके या हीट जनरेट करके जले नहीं या वियर टियर ना हो, इसलिए उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं। अब तुम दिमाग लगाओ कि जब दो पार्टिकल आपस में रगड़ते हैं तो गर्मी आती है, यही फ्रिक्शन का कारण है। सर्दी में हमें आसानी मिलती है ना फ्रिक्शन से, ऐसे ही करते हैं बस। तो इस केस में हीट जनरेट हो रही है, तो मशीन में भी तो ऐसा होना चाहिए ना, दो पार्टिकल आपस में अगर रब हो रहे हैं तो दोनों के बीच में हीट जनरेट होनी चाहिए। तो जो ऑयल हम डालते हैं आग लग जानी चाहिए। कुछ लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं इनफ्लेमेबल होते हैं, जिनमें आसानी से आग नहीं लगती। हर ऑयल जलेगा ऐसा आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चों, हम जो मूंगफली का तेल ही लेते हैं, उसमें माचिस जला के रखेंगे तो क्या वो जल जाएगा क्या ऑयल पूरा? नहीं, उससे भी यूज करने का एक तरीका होता है। छोटी सी बाती बाहर निकालो, तो उस बाती से ऑयल पता है थोड़ा थोड़ा बाहर आता है। कैसे? ये मैंने बाती बनाई, लग रहा है क्या? है ना बच्चों? ये एक्चुअली में क्या है? ये वो कॉटन का टुकड़ा है जिससे अपन ने एक बाती बनाई। तुम इसको जूम करके देखोगे ना तो कॉटन के टुकड़े के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो ऑयल उन रेशे में घुस जाता है। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसे वैसे कहा जाता है बच्चों केशिकात्व, हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के बारे में समझाता हूँ। तुमने देखा होगा कि अगर किसी टॉवल को पानी में नहीं रखा, सिर्फ पानी के बूंद से टच भी करवा दिया ना, पूरी बूंद टॉवल में फैल जाएगी। ऐसा कैसे होता है? जबकि हाथ उंगली टच करते तो बूंद उंगली को उस सिरे को ही गीला करेगी, जितना टच किया है पूरा यहाँ तक गीला नहीं होगा, जबकि टॉवल पूरा गीला हो जाता है धीरे धीरे। वो देखा तुमने कभी ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो धागे होते हैं वो कैपिलरिटी जैसा बिहेव करते हैं, जिससे पानी जो है उन धागों को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये अपन फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। तो फ्रिक्शन के बारे में अपन को कुछ थ्योरेटिकल पता चला, और भी बहुत सारी चीजें। मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, तुम्हें बस बताना है कि सही है क्या, है ना? तैयार हो समझने बच्चों? तो स्टेटमेंट का मतलब आ रहा है बच्चों, एक तो ड्यू टू फ्रिक्शन, नेसेसिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं ना। नेसेसिटी में आ रहा है बच्चों, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट दैट वी कैन एबल टू वॉक। दूसरी लाइन, द ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। हाँ या ना? सही है? ठीक है, मोबाइल को क्या हो गया? हाँ ठीक है। वेरियस पार्ट ऑफ अ मशीन आर एबल टू रोटेट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुलीज। आटे की चक्की के अंदर जो चक्की घूमती है ना, पुराने जमाने के आटे की चक्की की बात कर रहा हूँ, बेल्ट से ट्रांसमिशन होता था उसका बच्चों, ठीक है। तुम कभी लकड़ी की टाल पे गए हो, जहाँ पर लकड़ियाँ मिलती है, सर्दियों के लिए अपन कोयले वोले लेने जाते हैं ना, कभी गए हो टाल पे? नहीं गए हो कभी? वहाँ पर बड़ी सी आर मशीन होती है, बड़ी सी आरी होती है जिसे हेक्सो कहते हैं, उससे मशीन होती है, ठीक है। वो भी बेल्ट ट्रांसमिशन से चलता है, बड़ी मोटर से कनेक्टेड होता है। हमारी बाइक जो है उसमें बेल्ट ट्रांसमिशन काम नहीं करेगा, इसलिए चैन स्पॉकेट लगाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम फ्रिक्शन में फिट हो जाए, फिट होके उसको खींचे। एक और है बच्चों, द टाइप्स ऑफ व्हीकल आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। टायर्स ऑफ व्हीकल आर मेड टू यूज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को यूज करें तभी तो। टायर चाहते तो लकड़ी के भी बनाए जा सकते थे। तुमने देखा होगा पुराने जमाने में जो तांगे बनते थे उनके टायर किससे बनाए जाते थे? लकड़ी के, और उनके चारों तरफ मेटल प्लेट चिपका दी जाती थी ताकि लकड़ी टूटे नहीं मेटल प्लेट से। लेकिन अब देखो, तुम आज भी तांगे देखते हो तो देखना क्यों है, तो वो लकड़ी गई, लेकिन उनकी जो रिम है ना वो रबड़ से बनी हुई है। रिम पे ना रबड़ ढाल रखा, ना रबड़ चिपका रहा, ठीक है।
और देखना क्या लिखा है स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कि द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट ऑन अ पेपर। कागज पे हम लिख भी नहीं सकते विदाउट फ्रिक्शन। तुमने देखा होगा पन्नी के ऊपर पेन चलाओगे तो चलेगा ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। पेपर पे प्रॉपर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तुम पेन को अपने बालों से रगड़ के फिर लिखने का प्रयास करो, नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो चुका है उस वजह से। पेपर के ऊपर चिकनाहट कर दो फिर उस पर लिखने का प्रयास करो, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन का आभास हो गया है, अभाव हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया। नेल्स एंड स्क्रूज जॉइन वेरियस वुडन पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, स्क्रू होते हैं ना वो फ्रिक्शन की वजह से ही मैश हो जाते हैं और हीट भी डेवलप होती है वैसे तो उनके अंदर, तो आसानी से मैश हो जाते हैं। इसके पीछे का भी कारण है। ये तो हुए मेरिट्स। अब डीमेरिट्स, wear and tear in the machinery due to friction। फिर लिखा हुआ है a large amount of power is wasted over the coming friction and efficiency of the machine is decreased considerably। मतलब जब फ्रिक्शन होगा तो एफिशिएंसी क्या होती है मशीन की, कम हो जाती है। जैसे मान लो कि एक सिलाई मशीन लेके आया और कहा कि 8 घंटे तक ये मशीन चलेगी नॉन स्टॉप, पता चला 6 घंटे के बाद तो मशीन थड़ 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 आवाज करने लग जाएगी, बस बाबूजी अब छोड़ दो। तो इसका मतलब ये उसका लाइफ कम हो गई है क्योंकि उसमें वियर एंड टीयर मशीनिंग पार्ट आपस में घस चुके हैं। ज्यादा फ्रिक्शन होने से रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन प्रोड्यूस इनफ हीट एंड कॉज द डैमेज टू द मशीनरी। आग लगने की संभावना भी हो जाती है अधिकतर। मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग नाम सुना है तुमने? एक रॉड होती है, दूसरी रॉड को एक दूसरे से वेल्ड करना, तो आर्क वेल्डिंग होती है। एक होता है एक को रोटेट करो उसके टच कर दो तो इसके बीच में फ्रिक्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एक टाइम बाद सरफेस लाल हो जाएगी फिर मेल्ट होने लगेगी। मेल्ट होते ही दोनों को दबा दिया जाता है ताकि दोनों की मेल्टिंग सरफेस सूख जाए और बाद में क्या मिल जाए, वेल्डेड सरफेस। ये अपन ने फ्रिक्शन की बात करी। कल अपन फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और अभी सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन के एप्लीकेशन। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।